हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं डेली लाइफ के जो हमें यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, कौन से बैक्टीरियाज यूज होते हैं, कौन से फंगाई यूज होते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत स्कोरिंग जैसा हो जाता है, क्योंकि या तो आपको आंसर पता होगा या तो आपको आंसर नहीं पता होगा, इधर आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते। बट दूसरी चीज़ ये कि ईजीएस्ट इसलिए है क्योंकि याद करने में बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऑल्दो यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट बिकॉज 4 मई को आपका पेपर है, सो यू हैव जस्ट अप्रैल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस पर्टिकुलर जो वीडियो रहेगी उसमें मैं जहाँ पर भी मुझे ट्रिक्स मुझे लगता है कि बताने चाहिए वहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट वो आपको इजीली लर्न हो जाए। सो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट कि कौन कौन से चीज़ें आपको कहाँ कहाँ माइक्रोब्स मिल सकते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Microbes are present everywhere in the soil, water, air, inside our bodies and that of the other animals and plants. ठीक है, सो माइक्रोब्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर, एयर। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अदर एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइड वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। मतलब ऐसे जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर दूसरी लाइफ फॉर्म का रहना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि थर्मल वेंट्स जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो रेस करता है। ठीक है, बहुत सॉइल के डीप इन द सॉइल। ठीक है, अंडर द लेयर ऑफ द स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, हर तरीके के एनवायरनमेंट में आपके माइक्रोब्स मिल सकते हैं। सो माइक्रोब्स बहुत तरीके के होते हैं, दे कुड बी अ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन द प्लांट, वायरसेस। ठीक है, वायरॉइड्स एंड कुछ आपके प्रायॉन्स। ठीक, सो दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस। प्रायॉन्स बेसिकली जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके वायरॉइड्स की एंड प्रायॉन्स की। सो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये वायरस से ही डिराइव्ड है, वायरस के ही दो बच्चे हैं, जिसमें अगर मैं प्रायॉन्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस जैसे कि वायरस में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग कैप्सिड जिसे अपन बोलते हैं वो प्रेजेंट रहती है। एंड उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, बेसिकली आरएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो प्रायॉन्स में क्या होगा, प्रायॉन्स में सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रोटीनेशियस कवरिंग है वो प्रेजेंट होगी, और वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, now, microbes जैसे कि bacteria and many fungi can be grown on a nutritive media to form a colonies. Of course सी बात है, हम बैक्टीरिया को कॉलोनीज ग्रो कराते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडिया करके। एंड डेट कैन बी सीन इन द नेकेड आई। तुम लोग जब अपने एमबीबीएस में या बीडीएस या किसी भी मेडिकल कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे जब माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको जब पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको वेराइटीज ऑफ बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड वेराइटीज ऑफ कॉलोनीज कल्चर करनी, मतलब कल्चर वाली कॉलोनीज जो है वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये कल्चर्स इसलिए किए जाते हैं ताकि आप बैक्टीरिया के हैबिट को पता लगा सको कि वो किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज पे वो फीड करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। ठीक, नाउ अब ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे पिक्चर आ रही है जो कि एनसीईआरटी की है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो हर एक पिक्चर के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ए, तो यहाँ पर जब एक बैक्टीरिया को देखोगे तो वो एक रॉड शेप लाइक अपीयरेंस है। तो हमें पता है हमारे बैक्टीरिया के 4 मेन शेप होता है। ठीक है, कौन-कौन से, एक रॉड शेप, एक फोकस शेप, एक कोमा शेप्ड और एक स्पाइरल शेप। ठीक है, सो उसमें से 2 शेप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है रॉड शेप और दूसरा आपको कोकाई शेप्ड मिल दिख रहा है। ठीक है, स्फेरिकल जिसे आप बोल रहे हो। फिर यहाँ पे आपको बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया है उसके फ्लैजेलास दिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली ये आ जाता है, ये ए क्या है, दिस इज योर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज अगेन एडेनो वायरस। ठीक है, ये क्या है, ये एडेनो वायरस है जो कि
वायरस ही है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अब ये यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक वायरस का नाम मिल रहा है, प्लस ये क्या कॉज कर रहा है वो मिल रहा है। तो यहाँ ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है? एडिनो वायरस, ठीक है। ये कहीं पर भी एनसीईआरटी की थ्योरी में मेंशन नहीं है, बुक के अंदर मेंशन है, वो भी पिक्चर के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गौर करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये टीएमवी वायरस है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट पे अफेक्ट करता है एंड उसकी जो लीफ है, उसका जो अपीयरेंस उसको मोज़ेक जैसा बना देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द टीएमवी वायरसेस, ठीक है। ओके एंड यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, दिस इज योर फंगल कॉलोनी। और ये वाली जो पैट्री डिश में दिख रही है, पैट्री डिश इज अ कंटेनर, ऐसा गोल सा ये कंटेनर होता है, चपटा गोल सा, जिसके अंदर आप कल्चर करते हो, ठीक है। सो पैट्री डिश में आपको यहाँ पे ये कोकाई जो बैक्टीरियाज है उसका कल्चर दिख रहा है, ठीक। Okay, so you have read in chapter 7, you have read that microbes causes a large number of disease in the human being. अभी जब अपन ने जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें अपन ने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को जो आपके माइक्रोब्स है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वायरल, प्रोटोजोअन्स, ठीक है, बैक्टीरिया, सब किस तरीके से हमें वेराइटी ऑफ डिजीज कॉज कराते हैं। नाउ अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है कि किस तरीके से बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोअन्स ये हमें यूजफुल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको इनसे मिलते हैं। जो सबसे पहले आ जाता है माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब किस तरीके से हमें रोजमर्रा के घरेलू चीजें जो हैं, जैसे कि दही हो गया, फर्मेंटिंग एरियाज जहाँ पर फर्मेंट करे जाते हैं, ठीक है, वो सब ब्रेड्स वगैरह किस तरीके से बनती हैं वो अपन यहाँ देखेंगे और कौन से बैक्टीरियाज यहाँ पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे आप लैब भी कहते हो, जो कि कहाँ पे ग्रो करता है? मिल्क में। लैक्टोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क में, इसीलिए इसका नाम ही लैक्ट। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क में, इसलिए इसका नाम ही लैक्टोबैसिलस पड़ा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा दूध है उसको दही में कन्वर्ट करता है। ये दूध में ही बेसिकली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सॉरी, ये दूध में ग्रो करता है, जो कि हमारे दूध को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी दही में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। सो बेसिकली लैब कैसे वर्क करेगा? जो हमारे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है, केसीन प्रोटीन बेसिकली जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसको कोगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और द स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट अ suitable temperature multiply, thus converting milk to curd। अब बेसिकली अगर जैसे तुम लोगों ने घर पे कभी ध्यान दिया होगा, या फिर तुम लोगों ने कभी अपने मम्मी या दादी या नानी को दही जमाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, एक जो दूध होता है उसको गर्म करते हैं पहले से, ठीक है, थोड़ा-सा हल्का गुनगुना गर्म करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ठीक। उसके बाद वो हल्का-सा उसमें दही मिलाते हैं। तो वो जो एडिशनल दही वो मिला रहे हैं दूध में, दैट विल एक्ट एज़ अ इनोक्युलम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है, जो कि उस दूध के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम दूध में दही मिलाकर और उसे रख देते हैं, सो अगर गर्मी का मौसम है तो हम उसे ढककर सिंपली ऐसे रख देते हैं, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम होता है तो वी यूजुअली कवर इट विद अ वार्मर क्लॉथ, ठीक है, कुछ भी कंबल वंबल उड़ा के उसको साइड में रख दिया जाता है, ताकि वो जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहे, ठीक, क्योंकि वो उनका उस बैक्टीरिया का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, याद रखना। अब बेसिकली जैसे ही मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो कर्ड होता है उसमें विटामिन बी 12 भी प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डेफिशिएंसी कॉजिंग
माइक्रोब्स। तो यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दस कन्वर्टिंग मिल्क टू द कर्ड व्हिच आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीजिंग विटामिन बी 12, ये एज इट इज लाइन जो है क्वेश्चन की आ चुकी है, ठीक है? तो याद रखना। ठीक, ये लैप एक हमारा बैक्टीरिया कौन सा हो गया? एक बैक्टीरिया हो गया जो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर लैक्टोबैसिलस भी आप इसे बोलते हो। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, अब आते हैं, तुम लोगों ने इडली और डोसा वगैरह तो खाया ही होगा, ठीक है? या फिर ब्रेड, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रोजमर्रा में खाते हैं ब्रेड। मतलब वो चपाती वाली ब्रेड नहीं, ब्रेड, ठीक है? जो सिंपल ब्रेड जो होती है हम लोग खाते हैं। ठीक, तो उसमें भी हम फर्मेंटेशन करते हैं अपन। सुनते हैं ना कि ये इतनी जो जैसे कि आप वो भी छोड़ो, जैसे गुजरात में ढोकला बनता है या इडली बनती है, ठीक है? या ब्रेड बनती है, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि उन सब में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि उनमें बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं फूड पर। ठीक है, चाहे अपन ढोकले की बात करें, चाहे अपन इडली की बात कर ले, चाहे अपन आपके ब्रेड की बात कर ले, इवन अगर तुम डोसा को भी क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें उसमें बहुत छोटे 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 पोर्स दिखाई देंगे। सो ये जो छोटे-छोटे पोर्स है ना, ये बेसिकली बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, वो जो फ्लफीनेस आती है ना, जो एकदम फ्लफी फ्लफी सा लगता है केक में भी, इवन जो तुम देखते हो ना वो फ्लफी फ्लफी सा लगता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ देयर फर्मेंटेशन। अब होता क्या है जब ये जो बैक्टीरिया है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, तो वो CO2 रिलीज करते हैं। तो वो CO2 कैसे रिलीज होगी? तो वो CO2 इन्हीं पोर्स के जरिए रिलीज होती है, और जैसे ये CO2 पोर्स के जरिए रिलीज होती है तो ये पोर्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फूड में से जैसे ही रिलीज होगी तो वो पोर्स क्रिएट कर देते हैं। So the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by the bacteria. The puffed up appearance of the dough is due to the production of the CO2 gas, as I have said. Now, similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, जिसको आप बोलोगे Saccharomyces cerevisiae। इसका दूसरा नाम बेकर्स ईस्ट है, इसका तीसरा नाम ब्रूअर्स ईस्ट भी है। ठीक है, इसी को ही सेकेरोमाइसिस सर्वेसी के दो नाम हैं, एक हो गया बेकर्स ईस्ट और दूसरा हो गया ब्रूअर्स ईस्ट, क्योंकि ये आपके अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। ये फंगाई अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो इसी एक ईस्ट से आप ब्रेड भी बना सकते हो, इसी ईस्ट से आप अल्कोहल का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। नाउ, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, here we go, and foods are also made by fermentation by the microbes. Now, टोडी, ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है। टोडी क्या है? बेसिकली एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में पी जाती है, ठीक है? ये बेसिकली जो पाम्स होते हैं ना, जो पाम का जो पेड़ होता है ना, उसके सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है? इसे टड़ी भी बोलते हैं, टोड़ी भी बोलते हैं, कुछ भी, ठीक है? Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo shoots to make foods. आप माइक्रोब्स को फिशेस को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब चीज चीज तो अपन यूजुअली खाते ही हैं, चाहे पिज्जा में हो या फिर वैरायटी ऑफ यूज की जाती है चीज की। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कि माइक्रोब्स के थ्रू बनाया जाता है। Different varieties of cheese are known for their characteristics, texture, flavor, and taste. The specificity coming from the microbes used. अब basically अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइप के चीज बनाने के लिए। जैसे कि स्विस चीज की अगर अपन बात करें, तो स्विस चीज में इसको इसको तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो? तुम लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखा होगा, इवन कुछ लोग अभी भी देखते होंगे। सो टॉम एंड जेरी में वो जो चीज जो टॉम रखता था जेरी को पकड़ने के लिए, तो उसमें यूजुअली कितने बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते थे, येलो कलर का होता था पूरा, और उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट रहते थे। तो दिस इज स्विस चीज, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसमें से CO2 बहुत ज्यादा निकलती है, इस वजह से इतने बड़े बड़े पोर्स उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है?
So is due to the production, these large holes in the Swiss cheese are due to the production of the large amount of CO2 by the bacterium named Propionibacterium shermani. तो ये जो स्विस चीज है वो कौन बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम बैक्टीरियम शर्मानी। अब इसको लर्न करने का बस एक ही तरीका है कि शर्मा जी जो थे वो स्विट्जरलैंड गए और वहां जाके उन्होंने बहुत सारा CO2 का प्रोडक्शन किया। आई नो इट साउंड्स वेरी अजीब बट इट्स ओके। ठीक है। सो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी ये बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज प्रोड्यूस करता है। स्विस चीज में बहुत ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से उसमें लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, रॉक्यूफोर्ट चीज ये भी एक तरीके का चीज है जो कि आप एक स्पेसिफिक फंगाई को ग्रो कराकर बनाते हो इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी। ठीक है। कौन-कौन सी? एक तो थी पहली हमारी लैब के बारे में जो कि बैक्टीरिया है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। विटामिन B12 उस कर्ड में प्रेज़ेंट होता है तो उससे न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे स्टमक में जो भी माइक्रोब्स हैं जो ग्रो करते हैं, फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं, उसको भी चेक करता है, मतलब उसको भी प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज़ हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ी। तो फर्मेंटेशन इज़ बेसिकली आपके CO2 का प्रोडक्शन। अब ये फर्मेंटेशन जो कराता है वो ईस्ट, जैसे कि जो हमारे ब्रेड की बात करें तो सेकेरोमाइसिस सर्वेसी ये एक बेकर्स ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाना बताता है। एंड ऑल्सो आपके ये इसी को ही हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये अल्कोहल का भी प्रोडक्शन करवाता है। तीसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी एंड ऑल्सो उसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कौन सी, कड़ी के बारे में जो कि एक सदर्न इंडिया की ड्रिंक है। ठीक है। जिसको आप पाम के पेड़ का जो सैप होता है ना उसको फर्मेंट करके बनाते हो। फिर फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स वगैरह को भी आप फर्मेंट करते हो। तीसरी चीज हमने पढ़ी फंगाई की। ठीक है। जो कि आपके अगर अपन बात करें जैसे कि चीज़ है उसमें भी अगर स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें स्विस चीज़ की तो वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है जिसका नाम क्या है? प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से उसमें लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक रॉकीफोर्ड चीज़ होती है जो कि किसकी हेल्प से बनाई जाती है? एक स्पेसिफिक फंगाई की हेल्प से बनाई जाती है ताकि उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जाए। अब हमें बोलना है कि ये तो हमने घर के लेवल पे बात कर ली। अब अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें प्रोडक्ट बनाना है तो अब हम क्या करेंगे? सो इवन इन द इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू द ह्यूमन बीइंग्स। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बेवरेजेस बनाओगे। ठीक है। दैट इज अल्कोहल प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन आप इंडस्ट्रियल लेवल पे ही करोगे। ठीक है। दवाइयों का प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग अ माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। सो जिसमें माइक्रोब्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्या? फर्मेंटर्स। फर्मेंटेड बेवरेजेस। सो जो फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं बेसिकली वो अल्कोहल्स ही होते हैं। ठीक है। जितने भी टाइप के आप अल्कोहल्स देखते हो वेदर इट इज बियर, रम और एनीथिंग, वो सारे आपके अल्कोहल होते हैं। ठीक है। सो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड। कौन सा ईस्ट? वही सेकेरोमाइसिस सर्वेसी वाला जिसको आप ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हो। यूज्ड immemorial for the production of the beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। ठीक है। For this purpose, same yeast, Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted creases and fruit juices। ठीक है। यूजुअली जो ये सारी की सारी चीजें हैं बेसिकली फ्रूट जूसेस या फिर सीरियल्स वगैरह से ही बनती हैं जिसको फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट। ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके किसका? एथेनॉल का, अल्कोहल का। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा है, वेदर इट इज अ ग्रेप जूस और सीरियल्स और समथिंग एल्स, उसके बेसिस पे आप फर्मेंटेशन करते हो और क्या किस टाइप की प्रोसेसिंग यूज की जा रही है।
मतलब विद और विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये वाला नीट में पूछा जाता है एंड कई बार पूछा गया है। वाइन एंड बियर का प्रोडक्शन विदाउट डिस्टिलेशन होता है, वहीं पे विस्की, ब्रांडी और रम का प्रोडक्शन डिस्टिलेशन के साथ होता है ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे दो अल्कोहल ब्रेवेजेस हैं, कौन कौन सी, एक वाइन और दूसरी है बियर, ठीक है, जिसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। सो इट इज विदाउट डिस्टिलेशन। वहीं पे विस्की, ब्रांडी और रम में अल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसको आप डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एक बार आप जाके देख लेना। ओके, अब आते हैं अपन एंटीबायोटिक्स पे। तो एक तो प्रिविलेजेस की बात होगी, दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। लेकिन ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है, ठीक है, माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है। सो एंटीबायोटिक भी माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society। वही एंटी का मतलब क्या होता है ग्रीक में? अगेंस्ट, एंड बायोस का मीन क्या होता है? लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट अ लाइफ इन द कॉन्टैक्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जनरली आजकल अपन बोलते हैं ना कि यार ये वाली एंटीबायोटिक खा लो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो यू विल बी फाइन, ठीक। सो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये आपके डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं। Whereas with the reference to the human, they are the pro-life, जिंदगी देने वाले हैं, ठीक है, not against। Antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या है? ये एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ले और क्या, ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, उनको उनकी ग्रोथ को कम करते, रिटार्ड करते, प्लस उनको मारते हैं, किल करते हैं। अब सबसे फेमस एंटीबायोटिक जो है वो है हमारी पेनिसिलिन, ठीक है। एंड ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, लेकिन इसकी डिस्कवरी एज ऑफ इसी की डिस्कवरी के लिए नहीं की गई थी। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हो तो किसी और के लिए रहा था, बट ये चांस, बाय चांस इसका जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है। सो किसने डिस्कवर किया है? आपको ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया, सॉरी, इसको आइडेंटिफाई किया था वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। वो किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि भाई एक बार उन्होंने एक जो पेट्री डिश थी जिसपे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो थे वो ग्रो कर रहे थे, उसको बिना धोए उन्होंने छोड़ दिया। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकाई उस पर्टिकुलर पेट्री डिश में ग्रो ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ही फाउंड दैट out that it was due to the chemical produced by the mold, and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। तो हुआ क्या, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार काम करके थक गए थे और उन्होंने बोला कि आज मैं पेट्री डिश नहीं धोऊंगा, पड़ी रहने दो इसके अंदर ऐसे ही, कल्चर को ऐसे ही पड़ा रहने दो। और उसमें स्टेफाइलोकोकाई प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जब उन्होंने ये हो गई कब की बात? ये रात को 10 बजे की बात हो गई। अब जब वो वापस आए सुबह 8 बजे, 8 एएम, तो उन्होंने ये देखा कि जितनी स्टेफाइलोकोकाई की बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे, उससे थोड़े कम नंबर में प्रेजेंट है। और उन्होंने एक मोल्ड ग्रो होते हुए देखा, एक फंगस को ग्रो होते हुए देखा। और उन्होंने देखा कि भाई ये केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो हमारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तभी उन्होंने इस फंगस का नाम, उन्होंने देखा कि इसका फंगस का नाम क्या है, फंगस का नाम क्या है, तो उनको पता चला कि ये पेनिसिलियम नोटेटम है। तो फिर इससे रिलीज होने वाले केमिकल का नाम उन्होंने रख दिया पेनिसिलिन।
ठीक है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसने, अब यहाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया कि पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक, ये ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पेनिसिलिन किस तरीके से और काम कर सकता है, उसके अलग अलग तरीके से वर्क करने के तरीके से उसका फुल इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो डिस्कवर किया था अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। तो इन दोनों साइंटिस्ट का भी नाम आपको याद रखना है। तो एंटीबायोटिक में पहला नाम याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, और अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, जिसने ये पेनिसिलिन के फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक के बारे में पता लगाया था। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain, and Flore was awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Obvious सी बात है, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी ऐसी डिस्कवरी थी जो कि दूसरी लाइफ दे सकती थी एक इंसान को, ठीक है, इसलिए उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तीनों को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को, ठीक है, कब 1945 में। Okay. Now, after penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Now, antibiotics have greatly improved the capacity to treat deadly diseases जैसे कि प्लाग, वूपिंग कफ, जिसको आप काली खांसी भी बोलते हो, डिप्थेरिया जिसको आप गलघोटू भी बोलते हैं, लेप्रोसी जिसे आप कुष्ठ रोग भी कहते हो, ठीक है। बेसिकली ये सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि जानलेवा है, ठीक है। अब इन डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine the world without antibiotics. अब हमें यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर जैसे कि अगर इस पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन अच्छे बनाने हैं तो यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सो एक बार आप जब जाओ तो इस चैप्टर में से ये वाला जो टॉपिक है इसको रिवाइज करके जाना। Microbes are also used for the commercial and the industrial production of the certain chemicals जैसे कि organic acids, alcohol, enzymes. Now examples of the acids, अब कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है ये चीज याद रखने वाली है, तो प्लीज इसे याद रखना। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है और ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटी, इसके जब आप स्पीशीज का नाम देखोगे तो उसी से समझ में आ जाएगा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, और अपने आप ही एस्परजिलस नाइगर का याद हो जाएगा। फटाफट लिख देते हैं, एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसको देखो तो इससे हम पे पता चल जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्यूटायरिक एसिड। और चौथा क्या है, चौथा इज योर लैक्टोबैसिलस जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना। अब ईस्ट क्या है, आपके कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल कराता है, ठीक है, प्लस बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सर्टेन माइक्रोब्स जो हैं वो एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं बिकॉज ये एंजाइम हमारे लिए यूजफुल है। अब जैसे कि लाइपेजेस आर यूज इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल stains फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब ये याद रखना है, लाइपेजेस का काम क्या है, लाइपेजेस का काम है ऑयल स्टेन्स को रिमूव करना, ठीक है, कहाँ से, लॉन्ड्री में से, कपड़ों में से, ठीक है, लॉन्ड्री में से।
ठीक। दूसरा, you must have noticed bottled fruit juices brought from the market are clearer as compared made at home. This is because the bottled juice are clarified by the pectinase and the protease. अब दूसरा एंजाइम कौन सा है? पैक्टिनेज, पैक्टिनेजेस प्लस प्रोटीएजेस। ठीक है। अब ये इनका काम क्या है? ये जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं जो हम बाहर से पैक के, जैसे कि आई थिंक रियलमी का जूस आता है और भी दूसरे 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 ब्रांड के जूसेस आते हैं। तो उनको अगर आप देखोगे, उसको एक ग्लास में डालो, प्लस सेम फ्लेवर का जूस आप घर में बनाओ, सेम फ्रूट का जूस घर में बनाओ, जब उसको कंपेयर करोगे तो जो बाहर का पैकेट वाला जो जूस होगा वो ज्यादा क्लियर दिखेगा एज कंपेयर टू घर वाला। ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस की वजह से। सो इट क्लियर दी जूसेस। ठीक है, क्लियर जूसेस। ठीक। You get दूसरा। Now, streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by the genetic engineering is used as a clot buster for removing the clot from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction leading to the heart attack. A very important line, क्योंकि ये बहुत बार एज इट इज ही पूछ लेते हैं। अगर आपको ये मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछेंगे तो इसी ऐसे ही पूछ लेंगे उठा के। ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एंड ये क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ज्यादातर ये इसी फॉर्म में पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आप कहाँ यूज करते हो? आप यूज करते हो क्लॉट बस्टर के फॉर्म में। ठीक है। क्यों? जो भी हमारी ब्लड वेसल होती है ना, उसके अंदर जो क्लॉट जमा हो जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज देने से ये जो क्लॉट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। और ये हम किस पेशेंट में देते हैं? ये हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाले पेशेंट में देते हैं। नाउ दूसरा, इसी तरीके से बायो इंजीनियर्ड आपका एंजाइम है या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोलूं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह काम करता है। और ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनकी अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है हम कहाँ यूज करते हैं? ये हम एज अ इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसिव सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हमें कहाँ लगेगा? जब हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होगा। ठीक है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है ये भी पूछा जाता है। तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिसका नाम भी याद रखना है। एक स्ट्रेप्टोकाइनेस का याद रखना है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है। एक साइक्लोस्पोरिन ए का नाम याद रखना है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इतना आप शॉर्ट में अपनी एनसीईआरटी के बगल में जो छोटी सी जगह है ना वहां पर लिख लो, या फिर जो शॉर्ट नोट जो जो स्टिकी नोट्स आते हैं उनमें उठा के लिख लो, ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी, फटाफट जाके रिवाइज हो जाएगा। नाउ तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज दी स्टैटिन। स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट प्रोड्यूस करता है। नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरिस। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? स्टैटिन। स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है? मोनास्कस परप्यूरिस, जो कि एक ईस्ट है। एंड ये हमारे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है। लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक। इट एक्ट्स कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए, उसी को ही इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर हमने एक तो पहली चीज पढ़ी स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नाम से समझ में आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? क्लॉट बस्टर का काम होता है। कहाँ दिया जाता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाले पेशेंट में दिया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा,
आपका होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये कौन प्रोड्यूस करता है? एक फंगाई प्रोड्यूस करता है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। और ये किस में दिया जाता है? ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है जिन पेशेंट्स में अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। तीसरा, स्टैटिन। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये ईस्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम मोनस्कस परप्यूरिस है। और ये हमारे बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको घटाने का काम करता है बाय इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेस्ट्रॉल। आई होप इस पेज पे मतलब ये इतना सा ये 3 पैरास आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और मतलब यहाँ से ही सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे होंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम अगर देखोगे तो वो यहीं से ही देखोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स को यूज करते हो, ठीक है। So we know that the large quantity of the water are generated every day in the cities and the towns. A major component of these waste is the human excreta. ठीक है, this municipal waste water is called sewage. इसको क्या बोलते हो? Sewage. Now it contains a large amount of इस sewage में आपको बहुत सारे organic matter और microbes मिलेंगे, many of which are pathogenic. Of course ये बात है, कुछ इसमें से pathogenic होंगे। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज। ऑफ कोर्स ये बात है, ये अगर पैथोजेनिक है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसे डायरेक्टली तो पानी में नहीं भेज सकते, क्योंकि वो जो पानी है वी डोंट नो कि वो आपके पास या तो कोई डायरेक्टली उसे यूज करेगा रिवर में से, या तो हम लोग उसे इनडायरेक्टली यूज करेंगे, तो उसको हम ऐसे ही पानी में नहीं बेच सकते सीवेज को। सो वी हैव टू ट्रीट दैट सीवेज, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक द रिवर एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। So before disposal, hence sewage is treated in a sewage treatment plants, making it less polluting. Treatment of the water is done by the heterotrophic microbes. कौन करता है? heterotrophic microbes करते हैं। वो microbes जो कि खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं करते, वो इन ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं एंड इन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो नेचुरली ये प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। और आपके 2 स्टेजेस में, बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से 2 स्टेजेस में आप इन सीवेज को ट्रीट करते हो। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा होता है कौन-सा? सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप बेसिकली फिजिकली ट्रीट करोगे वाट सीवेज को। फिजिकली इन द सेंस कि आप जो भी कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं उनको हटाने का काम करोगे। सो दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लार्ज और द स्मॉल फ्रॉम द सीवेजेस थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। हाथ से नहीं, फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी कंकड़ पत्थर पॉलिथीन्स या कुछ भी आता है ना सीवेज में, तो वो सब हटाने का काम करोगे विद द प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ द फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन। दीज आर रिमूव्ड इन द स्टेजेस। इनिशियली पहले क्या निकालोगे? ऊपर सबसे पहले एक स्टेप होता है जिसमें आप जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, जो भी कचरा ऊपर की तरफ तैर रहा है, ठीक है, उनको हटाओगे, ठीक है, बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन गर्ड्स जैसे कि सॉइल या स्मॉल पेबल्स वगैरह हो गए, फिर उसको रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रीज, और गर्ड यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स सेडिमेंटेशन से। All solid that settles from the primary sludge and the supernatant forms the effluent। ठीक है, अब जो भी सॉलिड जो है वो जब नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी स्लज फॉर्म करता है। एंड जो ऊपर की तरफ तैर रहा होता है उसे हम बोलते हैं सुपरनेटेंट फॉर्म, जो होता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, ठीक है। पहले हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन किया। अब जो हमारे पास जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें जो नीचे की तरफ जो बैठ गया है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर की तरफ तैर रहा है, पानी जैसा जो फ्लूइड मटेरियल है वो जो तैर रहा है, उसे हम बोलेंगे एफ्लुएंट।
क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये जो एफ्लुएंट है ये कौन सा है? ये प्राइमरी टैंक है। क्या है? ये प्राइमरी टैंक है। अब यहाँ से एफ्लुएंट को हम भेज देते कहाँ पे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ पे भेज देंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स यूज होंगे। सो द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक्स। अब ये जो एफ्लुएंट है इसको ये हम प्राइमरी एफ्लुएंट भी बोल रहे हैं। तो अब ये बड़े बड़े लार्ज एरेशन टैंक्स में जाएगा। ठीक है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो यहाँ पर एजिटेशन होगा बेसिकली, जैसे रई से आप मथते हो ना, जो मठा होता है जिस पुराने ज़माने में जब रई के हेल्प से जब मठा मथा जाता था उस उसको अपन बेसिकली क्या करते थे? एजिटेट करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी प्राइमरी एफ्लुएंट को आप एजिटेट करोगे। ठीक है? और इसमें कंटिन्यूअसली एयर का प्रोडक्शन करवाओगे। ठीक? और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है आपका प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक, नाउ दिस अलाउज द विग्रस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल माइक्रोब्स इनटू द फ्लोक्स। अब इससे क्या होगा? एयर प्रॉपर आप दे रहे हो, एजिटेट करा रहे हो, तो इससे जो आपके एरोबिक माइक्रोब्स है उनका ग्रोथ होगा फ्लोक्स में। फ्लोक्स इज बेसिकली कि जब फंगल एसोसिएशन, जब फंगस इस तरीके से मैश लाइक अपीयरेंस बना लेगा एंड इसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे। ठीक है, सो masses of the bacteria associated with the fungal filament to form a mesh like structure. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. अब ऑफ कोर्स ये बात है, प्राइमरी एफ्लुएंट है तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होगा। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली इस ऑर्गेनिक मैटर पर जो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो द सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। बीओडी refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। इसको ऐसे समझोगे कि जितना ज्यादा बेसिकली, जैसे कि आपके जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बीओडी होगा। क्यों? क्योंकि आपके बेसिकली जब आप ऑर्गेनिक, जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझो, आपका ये ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब माइक एरोबिक माइक्रोब्स हैं। एरोबिक माइक्रोब्स कौन होते हैं? एरोबिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन यूज करेंगे इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए। सो amount of oxygen required for dissolving this organic matter is known as the biological oxygen demand। अब एक बात बताओ, शुरुआत में जब प्राइमरी एफ्लुएंट में जब सिर्फ एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे, जस्ट इनिशियल स्टेज में था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे इस ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि उसको बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म करके एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, एरोबिक माइक्रोब्स अब ऑक्सीजन को कम यूज करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, सो जितना ज्यादा गंदा पानी उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज्यादा अ, साफ पानी उतनी कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस्ड। जब तक ट्रीट करते हैं हम पानी को, सीवेज को, जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द
of uptake of oxygen by the microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. So basically जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा organic matter उस गंदे पानी में present है. So the greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. I hope ये चीज मैं समझा पाई होंगी अच्छे से. सो वंस द बीओडी, जैसे ही बीओडी जो है सीवेज का कम हो जाता है, मतलब हमारा जितना भी गंदा जो कचरा था, ऑर्गेनिक मैटर था, वो खत्म हो चुका है. अब हम उसे आगे की तरफ उसे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है. सो और वेस्ट water is reduced significantly. The effluent then is then passed into a settling tank where the bacterial flukes are allowed to sediment. अभी भी इस पर्टिकुलर, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो फ्लोक बना था, अब उसको भी तो खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वो जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो भी वाटर में, जो रिवर वाटर्स वगैरह हैं उनमें चले जाएंगे. तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम इस फ्लोक को सेडिमेंट होने देंगे. ठीक है. एंड इस सेडिमेंटेशन के बाद जो भी यहाँ पर आपको दिखेगा, इसे बोलेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज हम वापस से एरेशन टैंक में भेजेंगे, क्योंकि फिर ये जो स्लज है जो वापस से एरेशन टैंक में जाएगा, दैट विल एक्ट एज अ inoculum. ठीक है. Serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into a large tank called anaerobic sludge digester. अब ये पूरा का पूरा जो आपका बचा हुआ पार्ट है, हम इसको आगे की, इसमें से स्मॉल पार्ट जो एरेशन टैंक में भेज रहे हैं, बाकी का हम कहाँ भेज रहे हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज रहे हैं. यहाँ पर क्या होगा, अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो सिर्फ एनारोबिकली ग्रो करेंगे और सारे उन बैक्टीरिया और फंगाई को डाइजेस्ट करेंगे जो कि स्लज में प्रेजेंट है. अब इस पर्टिकुलर डाइजेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया बहुत सारे गैसेस को प्रोड्यूस करेगा. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है. तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, सबसे पहले होती है मीथेन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. इस गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं. एंड ये हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होती है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है. ठीक है. आप इनसे आग लगवा सकते हो. द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी एफ्लुएंट treatment plan is generally released in natural bodies like rivers and streams. ठीक है. सो आप इस ट्रीटमेंट के बाद, जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है, आप इनको रिवर्स और स्ट्रीम्स में भेज सकते हो. सो दैट्स अब इस पर्टिकुलर, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पिक्चर में, तो यहाँ पे एक एरियल व्यू भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आपके सीवेज प्लांट जो है वो ट्रीट किए जाते हैं. Now you can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of the wastewater every day across the globe. Not that important. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली important आ जाता है ये वाला पार्ट. ठीक है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान. हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने दो प्लान्स आपके दिए हैं. एक तो गंगा एक्शन प्लान है और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान, ताकि हम इन मेजर रिवर्स को बचा सके हमारी कंट्री के फ्रॉम द पोल्यूशन. Under the plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage can be discharged into the river. A visit to a that can help in educating experience. Take so this completes till I think our half of the chapter. Next half we will complete it tomorrow. So that's it for the today guys. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. थैंक यू सो मच.